हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था उसमें चैप्टर नंबर 4 व्यवस्था तंत्र। आज हम कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे के वीडियो में हमने रेखीय व्यवस्था तंत्र का अर्थ, उसकी रचना, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। रेखीय व्यवस्था तंत्र के अंदर हम सभी जानते हैं कि कार्य को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। रेखीय व्यवस्था तंत्र के अंदर केवल और केवल विभाग को ही महत्व दिया जाता है और यही उसकी मर्यादा है। इसी सीमा को या मर्यादा को ध्यान में रखकर कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र अस्तित्व में आया है। रेखीय व्यवस्था तंत्र के अंदर हमें विशिष्टीकरण का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि रेखीय व्यवस्था तंत्र के अंदर कार्य के बदले विभाग को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेखीय व्यवस्था तंत्र में इकाई के एक विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका कार्यभार बढ़ जाता है। इसके अलावा ये जो अधिकारी होते हैं और कर्मचारी होते हैं, प्रत्येक कार्य में कभी भी कुशल नहीं होते, विशेषज्ञ होते नहीं है। इसीलिए आई थिंक कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र की रचना की गई है। कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को इकाई के निश्चित कार्यों का दायित्व सौंपा जाता है। जैसे कर्मचारी संचालन विभाग है तो कर्मचारी संचालन विभाग के जो अधिकारी है उसको ही कर्मचारी की भर्ती, उसका स्थानांतरण, पदोन्नति आदि के कार्य सौंपे जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र अर्थात ऐसा व्यवस्था तंत्र जिसमें विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को इकाई के निश्चित कार्यों का दायित्व सौंपा जाता है। अब हम कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र की रचना हम पढ़ने वाले हैं। कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें अधिकार और दायित्व विभाग के अनुसार नहीं दिए जाते, बल्कि कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में जो भी अधिकार और दायित्व दिए जाते हैं वे अधिकार और दायित्व कार्य के अनुसार दिए जाते हैं। इकाई के प्रत्येक कार्यों के लिए हमें अलग अलग विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट की या प्रोफेशनल की नियुक्ति करनी पड़ती है। ये जो विशेषज्ञ होते हैं वे केवल सलाहकार नहीं होते, बल्कि उनको जो कार्य करना है वे अपने कार्य के प्रबंधकीय अधिकारी भी होते हैं, जो उनको सौंपे गए कार्य के लिए संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी कहने का मतलब कि उनको जो कार्य सौंपे जाते हैं उन कार्यों की संपूर्ण जवाबदारी उनकी ही मानी जाती है। जैसे क्रय अधिकारी है तो इकाई के सभी प्रकार के क्रय के कार्य के लिए क्रय अधिकारी ही जिम्मेदार माना जाता है। विक्रय अधिकारी है तो विक्रय अधिकारी इकाई के सभी प्रकार के विक्रय के कार्य के लिए वो जिम्मेदार माना जाता है।
अब हम यहाँ पे जो एक डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम को थोड़ा पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में जो सर्वोच्च अधिकार होते हैं वो सर्वोच्च अधिकार मुख्य अधिकारी के पास होते हैं। मुख्य अधिकारी के पास जो अधिकार होते हैं वे अधिकार प्रबंध विभाग और कारखाने विभाग को सौंपे जाते हैं। प्रबंध विभाग के अंदर सूचना अधिकारी, अनुशासन अधिकारी, हिसाबी अधिकारी और मार्गदर्शन अधिकारी कार्य करते हैं। प्रबंध विभाग में काम करने वाले इन विभागीय अधिकारियों को मुख्य अधिकारी की ओर से ये सारे अधिकार और दायित्व प्रदान किए जाते हैं। उसी प्रकार से कारखाना विभाग के अंदर समूह अधिकारी, गति अधिकारी, गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी और मरम्मत कार्य अधिकारी ऐसे विभागीय अधिकारी हमें देखने को मिलते हैं। उन सबको मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकार और दायित्व प्रदान किए जाते हैं। प्रबंध विभाग के अंदर ये जो सारे विभागीय अधिकारी होते हैं उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। उसी प्रकार से कारखाना विभाग में काम करने वाले सारे जो विभागीय अधिकारी होते हैं उनके अधीनस्थ हमें श्रमिक देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार देखें कि कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में सर्वोच्च अधिकार मुख्य अधिकारी के पास होते हैं। उपरोक्त चार्ट में बताए गए अनुसार इकाई को संपूर्ण रूप से दो विभागों में विभाजित किया जाता है, एक प्रबंध विभाग और दूसरा कारखाना विभाग। प्रत्येक विभाग के कार्यों की सूची तय करके उसके आधार पर अलग अलग उत्तरदायी अधिकारों को उनके अधिकार दिए जाते हैं। प्रत्येक विभाग, तो जैसे प्रबंध विभाग है तो प्रबंध विभाग के अंदर सूचना के कार्य के लिए सूचना अधिकारी, अनुशासन के कार्य के लिए अनुशासन अधिकारी, हिसाब के कार्य के लिए हिसाबी अधिकारी, मार्गदर्शन के कार्य के लिए मार्गदर्शन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और उनको अधिकार दिए जाते हैं। उसी प्रकार से कारखाना विभाग के अंदर समूह का जो कार्य है उसके लिए समूह अधिकारी, गति के कार्य के लिए गति अधिकारी, गुणवत्ता के कार्य के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी और मरम्मत के कार्य के लिए मरम्मत कार्य इंजीनियर, ऐसे अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति कर कर उनको अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं। प्रत्येक अधिकारी इकाई के प्रत्येक कर्मचारी को उनके कार्य के संबंध में आदेश देते हैं। यहाँ पे चाहे प्रबंध विभाग के विभागीय अधिकारी हो, चाहे कारखाना विभाग के विभागीय अधिकारी हो, वो प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य के संदर्भ में आदेश दे सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र की जब हम रचना करते हैं तो रचना करते समय विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी कार्य सौंपे बिना न रह जाए और कोई भी कार्य को दोहराया न जाए। यानी कहने का मतलब कि जब हम कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र की रचना करते हैं तो कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र की रचना करते वक्त हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कोई भी कार्य सौंपे बिना न रह जाए और कोई भी कार्य को दोबारा दोहराया न जाए। इन दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा जिन व्यावसायिक इकाइयों में कार्य के स्वरूप में अधिक भिन्नता देखने को मिलती है, ऐसी इकाइयों के अंदर कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये भी समझाया गया है कि कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र कहाँ पे अनुकूल है। तो कहने का मतलब कि जिन इकाइयों के अंदर हमें कार्य का जो स्वरूप है उसमें भिन्नता देखने को मिलती हो,
कार्य का स्वरूप हमें अलग देखने को मिलता हो, तो ऐसी इकाइयों के अंदर कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र बहुत ही अनुकूल देखने को मिलता है। दोस्तों, हमने इस पूरे वीडियो के अंदर कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र के बारे में चर्चा की। कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र का अर्थ, कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र किस प्रकार से अस्तित्व में आया और कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र की हमने रचना देखने का प्रयत्न किया। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है, उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा ये छोटा सा उद्देश्य है कि हम बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचा सकें। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप शेयरिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक उनसे पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। आगे की वीडियो में हम फिर से कोई नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। अस्तु।